हेलो फ्रेंड्स। कल हमने 100 तक कर लिए थे एंड टुडे वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस पेपर एंड लेट्स स्टार्ट। डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। मैं एक अलग से एक स्ट्रेटजी की वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, कैसे एग्ज़ाम को बेसिक वालों के लिए कैसे, एडवांस वाले को के लिए कैसे, एग्ज़ाम से पहले क्या करना है। आई विल टेल इन सेपरेट वीडियो। सो कंप्यूटर बेनिफिट्स ऑफ CIM, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के बेनिफिट्स पूछ रहा है। अब देखो बेनिफिट क्या क्या हो। आपको CIM नहीं भी दिया है, बेनिफिट ऑफ एक्स, तो भी आपको बेनिफिट ढूंढने हैं। जो जो डिसएडवांटेज होंगे ना, उसको आप वैसे ही हटा देना। देखो लेस डायरेक्ट लेबर, लेबर की ज़रूरत कम है, कंप्यूटर है, ठीक है। लेस स्क्रैप, स्क्रैप ये तो मतलब कुछ भी हो, ये तो बेनिफिट आएगा ही आएगा। लेस डायरेक्ट लेबर, लेबर की ज़रूरत भी कम हो रही है, और हायर मशीन यूज़। सो गाइस, अब आपको 1 2 तो इजी लगा, इसमें लग रहा होगा कि ये एडवांटेज है कि नहीं। देखो गाइस, जब हम मैनुअली करते हैं तो मशीन का जो यूज़ होता है वो वेस्ट हो जाता है। वेस्ट मतलब आई विल से आइडियल टाइम, आइडियल और आइडल, आइडल भी बोलते हैं। सो आइडल टाइम मतलब जो खाली टाइम है, नॉट वर्किंग एनी टाइम, यूज़फुल, जो यूज़फुल टाइम नहीं है। और जब हायर मशीन हो जाएगा तो आइडल टाइम जो है, आइडल टाइम जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सो अगर किसी चीज़ का आइडियल टाइम रिड्यूस हो रहा है तो वो तो हमारे लिए एडवांटेज ही हुआ ना, कि हाई फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो अगर किसी चीज़ का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ बेटर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तीनों ही हमारे लिए एडवांटेज है। और देखो ये क्वेश्चन नया है, 102, बट किया जा सकता है। मतलब आपको नहीं पता, आपने किसी ने भी कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, बट इट कैन बी सॉल्व एग्ज़ाम। कह रहा है कि फर्म की जो टर्नओवर है वो इतना है जो कि 5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स है। मतलब जो 5 × C है वो 8 × 10⁵ है। ठीक है गाइस। अब कह रहा है कि ये जो टर्नओवर है वो 8 हो जाए, इम्प्रूव्ड हो जाए, मतलब कुछ बेटर हो रहा है। समझ रहे हो गाइस, कुछ बेटर होगा तो 8 टाइम्स हो गया यही, तो कॉस्ट ये रहेगा, ये सेम ही रहेगा। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिमेनिंग द सेम, मतलब ये चीज़ सेम है। ठीक है। अब कह रहा है कि सब्सटेंशियल अमाउंट रिमेनिंग द सेम, द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फंड इज़ आइदर रिलीज्ड और गेट्स एडिशनली इन्वेस्टेड। देखो कोई चीज़ इम्प्रूव हुई है, इम्प्रूव का मतलब क्या है कि फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा कब होगा, जब फंड रिलीज़ होंगे। हम एडिशनली इन्वेस्ट करेंगे तो डिसएडवांटेज हो गया। तो एडिशनली इन्वेस्टेड वाले दो ऑप्शन तो सीधे कट गए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, लास्ट मोमेंट में तुक्का मारना है, तो इन दोनों में से कुछ लगा सकते हो। और 8 5 जो 40 समथिंग 60 के आसपास होगा, आप ये मार के बढ़ सकते हैं। बाकी देखते हैं। अब देखो, तो ये दोनों इक्वेशन में ही है। अब हमसे पूछ रहा है कि फ़ंड कितना है, तो पहले कॉस्ट में C की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 80 कर लेते हैं, 80 यानी कि 16 आ जाएगा, × 10⁴। एक ज़ीरो लिया ना, और इसमें आएगा 80 10 × 10⁴। तो घटाएंगे तो क्या होगा, 6 × 10⁴, वही है। तो गाइस, एडिशनल पूछ रहा था डिफरेंस, ये C1 मान लो, ये C2 मान लो, C1 - C2 निकाल लो। जब कोई चीज़ इंप्रूव हुई तो कॉस्ट घट गई। सो ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा नया था, बट दिमाग में अगर सोचते एग्ज़ाम में तो कर लेते। अगर नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप 10 क्वेश्चन आराम से छोड़ सकते हो एग्ज़ाम में। देखो 8 आवर, लेकिन आपको टाइम बचाना है। अगर आपको समझ आ गया कि नहीं आता, छोड़ना है तो छोड़ दो उसको। डोंट वेस्ट टाइम। कह रहा है मेजरमेंट स्टडी। देखो मेजरमेंट स्टडी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आप क्वेश्चन देख दो, प्रैक्टिस कर लेना PYQ में से। देखो यही यही कर लेंगे। 8 आवर में 320 यूनिट्स बन रही हैं, मतलब 8 × देखो मिनट्स है सब कुछ, तो मैं इसको पहले ही 60 में 320 यूनिट्स, ठीक है, ये मिनट है। ठीक है। अब ये 3 फैक्टर दे दिए, एक आइडल टाइम, एक परफॉर्मेंस रेटिंग, और अलाउंस ऑफ नॉर्मल टाइम। हमें स्टैंडर्ड निकालना है। देखो 1 यूनिट के लिए कितना टाइम हो जाएगा, 8 × 60/320 मिनट्स। अब ये देख, 8 4 जा 40, ये हो जाएगा 1.5 मिनट्स। ठीक है गाइज। अब 15% इसमें खाली रहा है। तो जब कोई चीज़ खाली रही है तो उसको क्या करेंगे, 1.5 × 0.85। ठीक है। परफॉर्मेंस ज़्यादा है, मतलब
1 होती तो 1 से मल्टी, लेकिन परफॉर्मेंस अब ज़्यादा हुई है तो मतलब नॉर्मल से फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है गाइस, और विद अलाउंस ऑफ 12% अलाउंस है, तो 12% अलाउंस है तो मतलब ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, समझ रहे गाइस, सारे फैक्टर्स को इसमें बस यही करना होता है इंडस्ट्रियल इस वाले चैप्टर में। अब मुझे नहीं पता स्टैंडर्ड टाइम होता है, एक ऑब्जर्व टाइम होता है, वो सब मेंस में करेंगे, समझ रहे गाइस। तो मेंस में काम आएगा, लेकिन अभी हमें प्री करना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा गाइस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, सी आ जाएगा। अगर आपको चाहते हो कि मैं कैलकुलेशन भी सिखाऊं तो देखो, मतलब ये 0.85 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15 अट्ठे 120, अब 12 12 जा 144। अब इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि 0.05 छोड़ा है हमने, ऑप्शन करीब है ये दोनों। और 1 पॉइंट को 12% बढ़ाना है, 10। देखो अब इसको ऐसे करते हैं परसेंटेज वाइज, इसको 150 मान लेते हैं, इसको 15% घटाना है, तो 10% घटाए 15, 135, और 5% और घटाया तो 10%, 15 था, 7 और घटा दो 128.5 समथिंग आ गया। अब इसको 20% बढ़ाना है, तो 20% यानी 12 दूनी 24 बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, 20 20 40 और 152। अब इसको 12% और बनाना है, तो 10% 15, 15 बढ़ाया तो 7 6 167, और 2% और बढ़ाना है, तो 2% 3 और बढ़ाना है, तो ये 167 और 3 170 के आसपास आ गया। तो आंसर सी हो जाए, बी हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है बट डेफिनेटली परसेंटेज का यूज़ है। आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए, इस कैलकुलेशन को कैसे किया मैंने परसेंटेज वाइज, उसको फिर प्रैक्टिस करिए तो आपकी भी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। गाइज मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, मैंने एप्टीट्यूड पे काफ़ी वर्क किया है। मेरा पहले बहुत वीक था एप्टीट्यूड, तो मैंने काफ़ी मेहनत करी एप्टीट्यूड इंप्रूव करने के लिए, और बेटर हुआ, उससे फ़ायदा ही होता है। अब देखो गाइज, इसमें भी देखो टर्नओवर की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में भी, और देखो यहाँ पे भी हमने टर्नओवर पढ़ा था, और टर्नओवर किसके बराबर था, मतलब ये 5 दे रखा है अंदर, 5 टाइम्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल जो वो आ रहा है 60, ये 6 लाख ऐसा ही कुछ था उस सवाल में भी। ठीक है गाइस, 6 लाख के बराबर, ठीक है, ये 5C है इसके। अब C कितना आ जाएगा इसे, 120, लेकिन देखो डायरेक्ट 120 मारोगे तो गलत हो जाएगा, इसने 90% कुछ दे रखा है क्रेडिट पे, तो इसको 0.9 भी करना होगा, और ये 108 हो जाएगा। वैसे भी कुछ ऐसा परसेंटेज सा दिखे ना, एग्जैक्ट आंसर मत मारो, अगर एग्जैक्ट आंसर मैच हो जाए ना तो एक बार सोच लो कि दूसरा आ सकता है क्या, ऐसे करके। देखो ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा किसी ने भी, लेकिन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है एक तरह से, तो ये ए और सी में से कोई होगा। अब डेज निकालने, देखो 5 है, 365 है, कुछ लग रहा है कि 365 बाय 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, तो कुछ एग्जैक्ट आ रहा है, समझ रहे हो गाइस। अब मुझे नहीं पता है क्या किया मैंने, लेकिन लगा कि टर्नओवर 5 कुछ है, और 365 डेज लिखा ही इसलिए ईयर में, डेज निकालने के लिए। तो यही एक फैक्टर है जिससे इसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। तो दिस वाज जस्ट एन एप्टीट्यूड क्वेश्चन, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, और ना ही आपको पढ़ना है, एक ही बार आया दोबारा आएगा भी नहीं, ऐसा क्वेश्चन कोई नया आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब नया कर देखो, अब पर्टिकुलर आइटम डिमांड दे दिया, इसका क्वेश्चन देख के पता चल रहा है इंडस्ट्रियल का। अच्छा डिमांड है, C0 है, CH है, और पर ईयर दिया है, इसमें बस पर ईयर पे ध्यान देना होता है, और ये भी पर ईयर होना चाहिए बस। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्यू निकालते हैं, क्यू स्टार या क्यू √2D C0 बाय CH, तो √2 इंटू 9000 है ना, इंटू C0 108 और CH 2.4। अब देखो गाइस 2 से कट जाएगा, 1.2 हो जाएगा। ये ऊपर गया 0, 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 12 9 अभी यहाँ पे ही सेम कैलकुलेशन करी थी, 12 निम्मे 108 वाली ऊपर करी है यहाँ, 12 इंटू 0.9 किया है ना, तो ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, 12 9 जा और 90 हो गया। अब देखो गाइस 9 और 9, एक 9 बाहर आ गया, सब रूट में है, उसके बाद 2 0
3 जीरो 4 जीरो, तो 2 जीरो बाहर आ जाएंगी, तो 900 आ गया टोटल। और डी ये है, हमें नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकालने हैं। ये इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट पर ऑर्डर। देखो अब तो इसको 9 इससे 900 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर है यूनिट पर ईयर और नीचे यूनिट पर ऑर्डर। तो 900 है तो ये 10 हो गया। देखो यूनिट से यूनिट कट गया, ऊपर ऑर्डर पर ईयर आ जाएगा। कंसेप्ट भी समझा दिया मैंने, ठीक है गाइस। ये तो देखते ही 900 है, 9000 है, मैं 10 मार दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट माइक्रो कंट्रोलर। देखो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर प्लस इनपुट आउटपुट इंटरफेस प्लस कुछ कंट्रोल्स एक्स्ट्रा, सब एक सिंगल चिप पे डाल देते हैं, सिंगल चिप, तो ये माइक्रो कंट्रोलर हो जाता है। अब देखो पढ़ो, इंटीग्रेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विद इनपुट आउटपुट इंटरफेस मेमोरी एंड अदर पेरिफेरल्स इन सिंगल आईसी चिप। पहली लाइन में डेफिनेशन दे दी सीधे, दूसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कंप्यूटेशन VLSI वो आंसर लिखेगा। जब पहली स्टेटमेंट में ही सही आंसर मिल गया और आपको कॉन्फिडेंट है, यू डोंट हैव टू रीड। अब देखो सिस्मिक ट्रांसड्यूसर वर्किंग ऑन डिस्प्लेसमेंट मोड, ये मैं कहूँगा गुड क्वेश्चन एग्ज़ाम का। अब देखो कोई चीज़ डिस्प्लेसमेंट मोड का मतलब क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट नापना है, तो आप फास्ट मूव करके डिस्प्लेसमेंट नापोगे या स्लो, डेफिनेटली स्लो। स्लो मतलब ओमेगा कम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है √k/m, ये कम होगा तो k कम मास ज़्यादा, ए ऑप्शन, ठीक है गाइस। स्प्रिंग k कम का मतलब वीक स्प्रिंग, ठीक है गाइस, और मास ज़्यादा मतलब हैवी मास। तो इसको ऐसे लॉजिक लगाना था, एसेलरेशन नापना है, स्पीड नापनी होगी तो उसमें फास्ट चाहिए होगा हमें, समझ रहे गाइस, तो उसी हिसाब से काम होगा। अब देखो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, कह रहा व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, ठीक है। सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक एक्चुएटर, 1 सेकेंड गाइस, सॉरी, सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक एक्चुएटर है, सिंगल एक्टिंग है, ये ध्यान देना होता है। डबल एक्टिंग लिखा होता है ना तो हम डबल का फैक्टर देखते हैं, मैंने पहले भी बताया है। व्हेन द फ्लूइड प्रेशर इज़ 100 बार, डायमीटर ऑफ पिस्टन इज़ दिस एंड डिस्चार्ज इज़ दिस। तो डिस्चार्ज हमें पूछा क्या है, वेलोसिटी, तो डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। ये कितना है 0.3 है ना, और डिवाइडेड बाय 60 क्योंकि सेकंड में चाहिए, और ये है मिनट, तो 0.3/60 हो जाएगा, ये मीटर क्यूब पर सेकंड, वही रखा है हमने यहाँ। एरिया कितना हो जाएगा π/4 × 50। अब देखो मीटर पर सेकंड में है तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 50 × 50 करेंगे और नीचे कर देंगे 1000 × 1000 इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी, तो ऑप्शन भी करीब है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं कहूँगा, नॉट इन द सेंस ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट तो सिर्फ एक ये फार्मूला है, ये तो फ्लूइड का मतलब ईजीएस्ट फार्मूला है यार, मतलब मोस्ट बेसिक। कैलकुलेशन करना है, देखो कि 2 जीरो हटाया, ए जीरो हटाया, ये 3 से काटा 200 हो गया, ठीक है। अब देखो 50 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 20, फिर 50 से काटा है 5 to 20, ठीक है। अब 20 से एक ये कट जाएगा 10 पे, और कुछ बच रहा है इस, और ये 10 से ये भी चला जाएगा। अब ये उधर चला गया, 4 2 जा 8/π बच गया, ये v। अब पाई होता है 3.14। अब इसको आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो टफ हो जाएगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, पाई डिवाइडेड बाई 22/7 और एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 2 से काटा 11, 2 से काटा 4, 7 4 जा 28/11। अब इसको डिवाइड करना बहुत आसान है, ये हो जाएगा 11 2 जा 22.6 60, 11 5 जा 55, फिर 5 11 5 जा 55, 550 मतलब 4 हो जाएगा, तो यही आंसर हो गया 2.54। तो कैलकुलेशन भी मैं कहूँगा ज़्यादा टफ नहीं थी, मुझे लगा टफ होगी, बट इट टर्न्ड आउट टू बी
मीडियम, आई विल से, नॉट वेरी टफ। अब देखो गाइस, ये मैकेट्रॉनिक्स का सवाल है और टफ मतलब अगर कंसेप्ट नहीं पता तो, लेकिन आप अगर एप्टीट्यूड लगाओगे, ये एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि पिच दे रहा है, मोटर आउटपुट शाफ्ट इज़ कनेक्टेड टू स्क्रू थ्रेड है। स्क्रू थ्रेड मतलब क्या होगा, एक है इस पर स्क्रूज होंगे जैसे लेथ मशीन में होता है ना, दिस विल रोटेट। तो एक पिच होता है 30 mm दे दिया पिच। और गाइस पिच का मत कंसेप्ट आपको पता होगा अगर आपने प्रोडक्शन पढ़ी होगी, जब एक बार रोटेट करेगा तो कितना ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ होता है, समथिंग लाइक दिस पिच। कह रहा लीनियर रिजोल्यूशन 0.5 दे दिया, ठीक है, रिजोल्यूशन दे दिया 0.5, ठीक है गाइस। व्हाट इज़ द स्टेप एंगल। अब देखो ये 4 ऑप्शन दे भी दे दिए। अब देखो मैं बोला रोटेशन, यानी कि रोटेशन मतलब 360 डिग्री एंगल तभी आएगा, और 360 डिग्री रोटेट करने पे 30 mm आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 12। अब देखो 12 तो ऑप्शन में आ नहीं सकता और हमारे पास एक 0.5 का फैक्टर है, मतलब 12 इंटू 0.5 ही हो रहा होगा, तो ये 6 आ जाएगा। देखो गाइस एप्टीट्यूड लगाया कि मैंने कहा अच्छा ये तीन ही वैल्यू है, इनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड, एक 360 डिग्री आपको सोचना था, वो वैसे भी आ जाएगा, एंगल निकालना है। 6 का ही फैक्टर आ रहा था, 9 ये तो आ ही नहीं सकता, 9 और आ सकता था लेकिन 9 आ ही नहीं रहा था कैसे भी करके, 6 ही आ गया। और वैसे आपको कंसेप्ट चाहिए तो इसमें बेसिक लेंथ यूनिट आता है कुछ समथिंग कि 30 डिवाइडेड बाय 0.5, ये हो जाएगा 60। उसके बाद फिर उसको 360/60 करेंगे, 360/BLU होता है फॉर्मूला उसका स्टेप एंगल का, तो ये भी कर सकते हो आप, BLU निकालो और फिर 360/BLU कर दो, ठीक है गाइस, ठीक है। अब कह रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेपर मोटर, ठीक है। कह रहा है रोटेशनल एंगल ऑफ अ मोटर इज़ प्रोपोर्शनल टू इनपुट पल्स, होगा, मतलब जो रोटेशनल एंगल है इनपुट पल्स है वो प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना पल्स बढ़ाएंगे इनपुट उतना रोटेशन होगा, तो सही लग रहा है। थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा है स्टेपर मोटर के बारे में मैकेट्रॉनिक्स में। द मोटर हैज़ फुल टॉर्क एट स्टैंड स्टिल, अच्छा जब रुका हुआ है तो फुल टॉर्क, देखो ये एकदम 100% सही है। जब जब कोई मोटर स्टॉप है, एकदम स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, तो उसको चलाने के लिए आपको पूरा टॉर्क चाहिए होगा ना, फुल टॉर्क। तभी तो मतलब स्टैटिक से किसी चीज़ को स्टार्ट करने, गाड़ी को हम पुश करते हैं स्टार्टिंग में, कार को, तो स्टार्टिंग धक्का जो फोर्स होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है। एक बार गाड़ी मूव करने लगती है तो आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगता, फिर वो मोमेंटम बन जाता है, तो ये वही कह रहा है। फिर कह रहा है स्पीड एंड इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिग्नल ऑफ मोटर वेरी म्यूचुअली लीनियरली। अब देखो ये म्यूचुअल वर्ड में इसने खेल लिया, वैसे तो मतलब इसका ये भी जनरली देखा जाए तो सही होना चाहिए, बट ये यूपीएससी ने गलत दे दिया। मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी ने म्यूचुअली सोचा होगा कि म्यूचुअली मतलब हो गया उधर से भी चेंज करें तो भी, और इधर मतलब अगर स्पीड चेंज करें तो ये चेंज होना चाहिए, ये चेंज करें तो ये, मतलब स्पीड से ये चेंज होना चाहिए और इससे ये भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम हम इनपुट तो एक ही चीज़ देंगे ना, इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिग्नल, उससे स्पीड वेरी होगी। ऐसे थोड़ी हम स्पीड वेरी करके इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिग्नल चेंज कर देंगे। तो मुझे लग रहा है यही खेलना चाह रहा होगा, जो जिस बंदे ने बनाया होगा वो मैकेट्रॉनिक्स से एक्सपर्ट होगा, तो उसने इसमें खेलना चाहा होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा गाइस। यही एक पॉइंट है इसमें, और कुछ ऐसा है नहीं, आपको कोई समझा नहीं पाएगा, ठीक है गाइस। अब देखो ये दे रहा है, आपको पूछा क्या है, देखो भाई डायरेक्ट क्रिटिकल पाथ पूछा है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पूछा है, फ्री फ्लोट पूछा है, ठीक है गाइस। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस, डायरेक्ट भी, मतलब कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट, देखो ए सी ई एफ को जोड़ दो, ए कितना है 16, सी 24, ई कितना है 30 और एफ 42 आ रहा है। ए सी ई एफ 50, ये गलत हो गया। बी ई एफ 42 नहीं आएगा। अब देखो बी 20, बी के बाद सी 8, 28 और डी कितना है 28 और डी 38, और देखो ये भी बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ए और सी में आंसर होगा। अब इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये अगर क्रिटिकल पाथ है, यहाँ फ्री फ्लोट 0 बन रहा है, तो ये हो सकता है कि हाँ ये होगा। और बी से सी उल्टा जाना पड़ेगा। अब देखो अब इसका ना यहाँ पे आप फंस गए, यहाँ पे आपको है ना चार्ट बनाना ही पड़ेगा। चलो चार्ट बना लेते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, ए है बी है,
ए गए 16, बी गए 20। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हमने ए से है ना, देखो सी भी और डी दोनों ए से निकल रहे हैं, तो ए से एक सी निकल रहा है, एक डी निकल रहा है, सी और डी। ठीक है गाइस, और ये बी है, और बी और सी से ई निकल रहा है, बी और सी से ई निकल रहा है, और डी और ई से एफ निकल रहा है, ये एफ। ठीक है गाइस, अब ये कह रहा है, जो ये वाला केस कह रहा है बी सी डी एफ। देखो बी, अब जो डायरेक्शन है, एक ऐसी है, एक ऐसी है, एक ऐसी है, ऐसी है। अब बी से उल्टा सी जाने को बोल रहा है, रिवर्स। दूसरा पेन अगर मैं लूँ, कह रहा है बी इधर आए, और अब कह रहा है ऐसे जाइए बी सी। जो बी सी है वो पॉसिबल ही नहीं है, डायरेक्शन तो ये है ना, और ये कह रहा है कि इधर जाइए उल्टा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। मतलब फ्री फ्लोट का कंसेप्ट आपको नहीं भी पता, आप देखो क्रिटिकल पाथ में फ्री फ्लोट जीरो होता है, कोई भी फ्लोट जीरो होता है, तो इसलिए जीरो हो जाएगा। अब फ्लोट व्लोट का एक फॉर्मूला होता है, देखो मैं बता देता हूँ। देखो कोई एक्टिविटी में दो पार्ट होते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये कोई वैल्यू होगी एक्स वाई ए बी। देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, बीच में होगा टाइम टी, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा जो ये वाला, ये होगा टोटल फ्लोट। ठीक है गाइस, मतलब बी माइनस एक्स माइनस टी करके समथिंग करके। अब अब दूसरा आता है टोटल फ्लोट, फिर फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट में क्या होता है, ये वाला जो ये एरो है यहाँ पे आ जाता है, मतलब बी की जगह ए हो जाएगा, समझ रहे हो, ये फ्री फ्लोट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट फ्लोट में ये यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो गाइस, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। फॉर्मूला एक बार देख लेना, ऐसे ही ट्रिक बना के मैं एग्ज़ाम में जाता था। ठीक है गाइस, अब देखो ये रोबोटिक्स का क्वेश्चन है, स्कारा रोबोट, इट हैज़ 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्कारा रोबोट में 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, सही है। इट हैज़ ओनली वन फॉरवर्ड काइनेमेटिक सॉल्यूशन, हाँ एक ही होगा फॉरवर्ड, इन्वर्स 2 हो जाते हैं। अब जिसने रोबोटिक्स पढ़ा होगा बेसिक, उसको पता है इन्वर्स में जब उसको बैक आते हैं तो 2 एंगल आ जाते हैं, तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है गाइस, उसके बाद अब आ जाते हैं हम, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये स्कारा रोबोट की आप बेसिक भी पढ़ोगे तो 3 लाइनें होती हैं ये। ठीक है गाइस, देखो लॉज ऑफ रोबोटिक्स, ये भी रोबोटिक्स की किताब आती है, एक मित्तल, 2 किताबें, एक मित्तल है और एक और है। उसमें से आप थोड़ा बेसिक के 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिए, बुक से पढ़ लीजिए, किसी नोट्स वोट्स के चक्करों में मत रहिए, या कोचिंग वोचिंग के वो मटेरियल। मुझे पता है कि कोई अच्छा टीचर है नहीं रोबोटिक्स का भी, तो मेरे पे टाइम होगा तो कभी मैं पढ़ा दूंगा, मेंस में पढ़ा दूंगा। मैं मेंस सोच रहा हूँ, एक मेंस का है ना क्रैश कोर्स लॉन्च कर दूँ, जिसमें क्वेश्चंस करा दूँ सारे। आई विल थिंक, अभी प्री का देखते हैं। देखो रोबोट शैल नॉट इंज्योर अ ह्यूमन बीइंग थ्रू एन एक्शन और अलाउ अ ह्यूमन बीइंग बीन हार्म। सही बात है, रोबोट ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं करना चाहिए 100%। रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स गिवन बाय ह्यूमन एक्सेप्ट व्हेन ऑर्डर्स कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ है। हाँ, तो रोबोट को वही अपना ऑर्डर तो फॉलो करेगा ही ना, हमने बनाया, हमारे ही ऑर्डर नहीं फॉलो करेगा तो फिर वो रोबोट मूवी बन जाएगी ना रजनीकांत साहब वाली। तो रजनीकांत साहब वाली मूवी तो नहीं बनानी हमें, बट वो रजनीकांत साहब थे तो उन्होंने संभाल लिया, हम लोग थोड़ी संभाल पाएंगे। रोबोट मस्ट ऑलवेज प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस, नहीं, अब रोबोट अपना एग्जिस्टेंस प्रोटेक्ट करने के लिए वही वाली मूवी हो गई रोबोट मूवी। रोबोट शुड नॉट ऑलवेज प्रोटेक्ट इट्स, ह्यूमन को नहीं हार्म करना चाहिए। अगर अपने एग्जिस्टेंस को मान लो रोबोट प्रोटेक्ट करने पे ह्यूमन को हार्म कर रहा है, तो फिर तो वो पूरी दुनिया को विनाश कर देगा, इट कैन रून होल वर्ल्ड, विच शुड नॉट बी द केस। इसको गलत हो गया, सो 1-2 इज द आंसर। अब देखिए ये है 3D रोबोट है, 3D, और TRL टाइप कॉन्फ़िगरेशन है, टी ट्रांसलेशन एक लीनियर रिवॉल्यूशन टाइप का होता है ये, तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा इसका। पता नहीं यूपीएससी ने इसका आंसर डी दिया है, आई डोंट नो व्हाई डी दिया है, बट हो सकता है कोई गलती हो गई होगी आंसर में, बट मेरे हिसाब से आंसर ए ही होना चाहिए। मैं इसका लॉजिक सोच ही नहीं पाया, बाकी पढ़ना पड़ेगा एक बार, अगर कल को किसी को कुछ पता चले तो प्लीज़
गिव इन कमेंट बॉक्स, आई विल ऑल्सो रीड इट। मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ लोगों के। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन सिग्नेचर एंड नॉइस सिग्नेचर। इन दोनों के बीच डिफरेंस बताना है। और देखो, दो सही हैं, दो गलत है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखो, वाइब्रेशन सिग्नेचर में कह रहा है 0 to 100 तक फ्रीक्वेंसी होगी, और नॉइस में कह रहा है डेफिनेटली अगर आपको नॉइस को पढ़ना है तो उसको फ्रीक्वेंसी नॉइस की बहुत ज़्यादा नॉइस होती है। वाइब्रेशन तो क्या होता है, वाइब्रेशन छोटा छोटा वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन नॉइस तो भाई बहुत होता है ना। नॉइस कहीं पे भी नॉइस की डेसिबल कितना स्पीकर चला दिए, वो चला दिए। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट सही है। अगर वाइब्रेशन सिग्नेचर हैज़ वेल डिफाइंड पीक्स, हाँ वाइब्रेशन में पीक्स, पीक से ही ना तो नॉइस सिग्नल स्मीयर्ड, हाँ नॉइस में कभी कभी स्मीयर्ड भी होता है करके, या उससे निकालते हैं हम जो, मतलब लग रहा है सही होगा। इंटेंसिटी ऑफ नॉइस सिग्नेचर इज़ मच लेस। देखो यहाँ फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है तो इंटेंसिटी, मतलब ये नॉइस तो एकदम पीक, यू कैन फील, आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा कि नॉइस ज़्यादा तेज आएगा, तो उसकी उसकी फिर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। कह रहा डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सिग्नेचर कॉल्स फॉर माइक्रोफोन। देखो माइक्रोफोन, ये फिर इसने इंटरचेंज कर दिया। मैं सिविल सर्विसेज में पढ़ाता हूँ लोगों को इंटरचेंज। वो क्या करता है, इंटरचेंज करता है अक्सर। और उस स्टेटमेंट को ढूंढो जिसमें इंटरचेंज होना पॉसिबल हो। अब देखो, नॉइस को इससे रिलेट करो, नॉइस माइक्रोफोन लग रहा है, हाँ नॉइस को माइक्रोफोन से किया जा सकता है। वाइब्रेशन को क्या पिकअप से किया जा रहा है, वाइब्रेशन पिकअप से हो सकता है। तो लग रहा है ये तो 100% गलत है। अब कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, फोर तो आप समझ जाओगे कि नॉइस और माइक्रोफोन, ये तो यार कोई भी पकड़ लेगा। दो स्टेटमेंट फोर से काटोगे तो आपको पता लग जाएगा टू सही है। टू सही है कि वेल डिफाइंड पीक्स है, और ये है ठीक है। और पीक्स, पीक्स का मतलब क्या है, वेवलेंथ। वेल डिफाइंड पीक्स, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तभी तो पीक आएगा। ऐसे ऐसे में कैसे पीक आएगा, वेवलेंथ कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की कम होगी, कम है। तो ये दोनों आपस में रिलेट हो जाएंगे, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था आई विल से। अच्छा इसलिए है क्योंकि मैकाट्रॉनिक्स मैकेनिकल वाले ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, लेकिन बूम आजकल मैकाट्रॉनिक्स का ही है, इसलिए मैकेनिकल वालों को जॉब नहीं मिलती है। भाई कोई मैकेनिकल वाला मुझे दिखा दो जिसको मैकाट्रॉनिक्स की नॉलेज हो और जॉब ना मिल रही हो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिंग रोबोट काइनेमेटिक्स। स्कारा रोबोट के बारे में पूछ रहा है। देखो, शोल्डर एंड एल्बो रोटेशनल एक्सिस आर वर्टिकल, हाँ उसमें वर्टिकल होता है, ऐसे होता है स्कारा रोबोट। यहाँ पे एक जॉइंट, फिर यहाँ पे एक जॉइंट, यहाँ तो वर्टिकल होता है एक्सिस, सही है। रोबोट कुड परफॉर्म, हाँ इसका काम ही यही होता है। ये जो ये एक्सिस होता है, यहाँ टूल लगा होता है कुछ ऐसे हैंड टाइप का, ये ऊपर नीचे मूव करता है, इंसर्शन वर्टिकल डायरेक्शन, ये भी सही है। इट्स जनरल एनालॉगस टू, नहीं यार ह्यूमन आर्म के एनालॉगस, ह्यूमन आर्म तो रिस्ट, रिस्ट का है, रिस्ट होता है ह्यूमन आर्म में, इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें रिस्ट नहीं होता है। ये सीधे सीधे गलत है, ये है। ठीक है गाइस, इजी क्वेश्चन था वो, लोग पता नहीं क्यों इसको सही बोल रहे हैं। नहीं भाई, ये सही नहीं है। ह्यूमन एनालॉगस, ह्यूमन आर्म के कैसे एनालॉगस हो सकता है, नॉट पॉसिबल। कह रहा व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 सेकंड। देखो फ्लाईव्हील पढ़ा और मैंने ये पढ़ा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी, दे क्या रखा है, मास। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो आई दे रखा है इसने, एम के स्क्वायर, आई होता है एम के स्क्वायर, मास है 500, और देखो ये है के, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये 300 mm है। इसको हम 0.3 मीटर लिख सकते हैं, तो 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो उड़ा दी, 5 3 जा 15, 3 जा 45 आ गया। एक वैल्यू तो आ गया, हमें ओमेगा निकालना है। अब देखो टॉर्क दे रखा है, वो आई अल्फ़ा के बराबर होता है, ये 900 है, तो अल्फ़ा आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 45, ये हो जाएगा 45 2 जा 20, अल्फ़ा आ गया। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, फाइनल, इसको मान लेते हैं ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी, मोशन की इक्वेशन, ये जीरो मान लेते हैं, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम पे दे नहीं रखा ना। अब आप सोचने लगोगे एग्ज़ाम में कि भाई क्यों नहीं दिया, क्या लूँ इसको, अरे नहीं दिया तो जीरो मानो। 20 इंटू टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, ये टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, तो ये 200 आ गया ओमेगा फाइनल। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, ये कितना होगा, हाफ आई है। ठीक है गाइस, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, आई कितना है 45, और इंटू 200, इंटू 200,
अब देखो आप है ना सॉल्व करने लग जाओगे इसको और वहीं फिर आपका टाइम चला गया। अब देखो एक 2 से कटा 100 आ गया और 45 को 2 से करा 90 आ रहा है। 90 वाला एक ही ऑप्शन है। वो जूल पूल किलो जूल सब एडजस्ट हो जाएगा। अगर दो 90 वाले होते तब आप सोचते कि एक 90 दे रखा होता एक 900 दे रखा होता, तब आप सोचते। कह रहे हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हॉट गैसेज एंटर एट 250। ठीक है, देखो मैं ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा, एग्ज़ाम में तो क्या होता है इफेक्टिवनेस दे रखा है। अच्छा एग्ज़ाम का तरीका है हॉट मैक्सिमम 250 है, मिनिमम 50 है चारों वैल्यू में, तो 250 माइनस 50 और ऊपर कर दूंगा जिसका डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। 80 में से 50 गया 30 और 250 में से 100 गया 150, ज़्यादा वाला ले लिया। ये हो गया नीचे 200, ये काटा 5 3 जा 15 4 75% यानी 0.75 आ रहा है जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ये सवाल गलत है गाइस। ठीक है, मतलब ये 250 पे गया 100 पे निकला और दूसरा यहाँ 50 से एंटर किया, काउंटर फ्लो है ना ये, और ये 50 से गया और 100 पे निकला। ठीक है गाइस, अब देखो एग्ज़ाम में कैसे सोचा जा सकता है इस सवाल जो गलत है, वैसे तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन एक तरीका ये भी है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 250 और 100 का, इन दोनों का इनका डिफरेंस कितना है 150 और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 30, तो 30 बाई 150 3 5 से 15 1/5 यानी कि 0.2 ए। तो मतलब जिसने बनाया होगा उसको हीट ट्रांसफ़र इतनी आती नहीं होगी, तो उसने ऐसे ही गलती से निकाल के ए बना दिया होगा और यूपीएससी को कह भी दिया होगा कि नहीं नहीं सही है। तो अब यूपीएससी इतना तो नहीं ध्यान देगा, तो इसलिए इसका आंसर ए है। कुछ नहीं आ रहा तो कुछ ऐसे डाटा भिड़ा के आप ट्राई कर सकते हैं एग्ज़ाम में, वैसे तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर ईजिली दिख जाए, जैसे मुझे ईजिली दिख गया अभी। तो देखो 2 एयर स्ट्रीम्स हैं, मास फ्लो रेट दे दिया, ठीक है m1 m2 मान लेते हैं, उसका 1 का एंथैल्पी दे दिया और 2 की एंथैल्पी दे दिया और टोटल एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर पूछ रहा है। देखो गाइस टोटल एंथैल्पी देखो, ये हो जाएगा m1 h1 प्लस m2 h2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपके लिए लिखता हूँ मैं। देखो m1 कितना है 36 इंटू 36, m2 14 इंटू 50, नीचे है 36 प्लस 14 50। अब देखो आप इसको कई तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो। देखो 36 का स्क्वायर, ये अगर आपको पता है, देखो इसकी ट्रिक्स होती हैं निकालने की, एक बार मैं बता देता हूँ फिर आप याद कर लेना। देखो इसको हम चेक करते हैं, 36 का निकालना है तो 25 से ये 11 ज़्यादा है तो मैं 11 लिख लूँगा, और 50 से ये 14 कम है तो मैं 14 का स्क्वायर कर दूँगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 196, तो इसका आएगा 196, तो मैं 1 जो है ना वो इसमें जोड़ दूँगा ये, तो ये हो जाएगा 111 प्लस 1 और फिर 96, तो 1296। जो कितना आसान है ये, अभी आपको लग रहा है बहुत बड़ा प्रोसेस। देखो मन में सोचा है 25 से कितना जाता है 11 और 50 से कितना 14, 14 का स्क्वायर 196, तो 14 का स्क्वायर 196, तो 1 11 में जोड़ दिया जो था 11 का 12 96, तो 1296। समझ रहे हो गाइस, 14 पंजे 70, और मुझे स्क्वायर याद था, मैंने इसको बहुत ईजिली कर दिया। लोग मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं लेकिन टाइम लगता है। और 1296 इसको 1300 मान लेते हैं, 1300 प्लस ये 2000 और डिवाइडेड बाय 50, ये लगभग कितना आ गया 40 के आसपास आ गया। ठीक है गाइस, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 2 स्टेज। मैक्सिमम एफिशिएंसी का ना 2 स्टेज, प्रेशर रेशियो सेम होता है, हाँ 2 स्टेज जो होता है उसमें आर कांस्टेंट होता है, वो अंडर रूट पी हाइयर, वो मैक्सिमम प्रेशर रेशियो का अंडर रूट होता है, मतलब आर मैक्सिमम का अंडर द रूट, मतलब वही अंडर रूट पी हाइयर बाय पी लोअर पी मिनिमम। वर्क डन इन ईच स्टेज, हाँ दोनों स्टेज में जो हम कंप्रेशन करते हैं ना, पहले ऐसे कंप्रेस किया फिर कूलिंग करी, फिर कंप्रेस किया फिर कूलिंग करी। अब जो ये होता है और ये होता है, इनके बीच में वर्क तो कांस्टेंट होगा ना। देखो ऐसे होता है, रैंकाइन साइकिल ऐसे होती है, तो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ से ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं। देखो यही प्रेशर अचीव हो गया 2 स्टेज में, और एक बीच वाला ये स्टेज भी थी,
दोनों स्टेज में वर्क बराबर होता है, ठीक है गाइस। तो वर्क डन सेम है, इंटरकूलिंग परफेक्ट है। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए तीनों स्टेज होती है, आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा तेज तेज पढ़ाऊँगा, ठीक है गाइस। इसमें मैं भी नहीं एक्सपर्ट हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं है इसमें। कभी यूपीएससी सही चीज़ को भी गलत दे देता है, वो सबका इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, ठीक है गाइस। पहला कह रहा है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ एनी इमर्स्ड बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी, सही है। जो एच होता है वो एच बार प्लस आई जी बाई ए एच बार। तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। तो इसमें कहीं डेंसिटी का फॉर्म, डेंसिटी है नहीं है, ये सही है। कह रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ इमर्स्ड बॉडी लाइज बिलो सेंटर ऑफ एरिया, मतलब एच बार। सेंटर ऑफ एरिया मतलब एच बार, और ये है एच। कह रहा है एच बार जो है वो बिलो है, मतलब ग्रेटर है एच से, ऐसा है नहीं। एच इज़ ग्रेटर देन एच बार प्लस समथिंग, ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब एच इज़ ग्रेटर देन एच बार। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये गलत स्टेटमेंट मिल जाए तो ये ईजीएस्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर गलत ना मिले ना तो दिक्कत है। देखो गाइज, इन अ फ्लो थ्रू पाइप नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, बट वो डेंसिटी पे भी करता है, विस्कोसिटी पे भी करता है, म्यू पे भी करता है, बहुत सारी चीज़ों पे करता है, डायमीटर ऑफ पाइप पे भी डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सिर्फ वेलोसिटी पे थोड़ी करता है, ये स्टेटमेंट लिखा हो तो नेचर डिपेंड अपॉन द रेनॉल्ड्स नंबर, तब सही हो जाता है स्टेटमेंट। अब देखो दूसरी स्टेटमेंट, रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ फ्लो डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, डायमीटर, विस्कोसिटी, सही कह रहा है, यही तो होना चाहिए ऊपर। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है गाइस। और देखो कैसे मेरे को ये पता है, मेरे दिमाग में ये चीज़ आपको रटी होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस से याद हो जाएगी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, और दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें कह रहा है कि दोनों सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरे में कह रहा है कि पहला सही है, और चौथे में कह रहा है दूसरा सही है। ये सेकंड गलत है तीसरे में, और चौथे में पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ये आपको पता लग जाएगा कि हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद कि ए बी सी डी में से क्या होगा, ठीक है गाइस। देखो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी, ग्रेटर देन सीवी होता है, सबको पता है। ये तो थर्मोडायनेमिक्स पहला, मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन सब यही पूछते हैं। आपको कोई थर्मोडायनेमिक्स में पूछना चाहेगा तो यही पूछेगा। तो इसको रीज़न कह दिया, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ नॉट, सही बात है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क जीरो होता है, क्योंकि पी डी वी ये जीरो हो जाता है। वर्क जीरो है तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी है, और सी पी में दोनों है। सी पी में वर्क भी है और यू भी है, और सी बी में सिर्फ यू है, तो कौन ज़्यादा होगा, सी बी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद इन देमसेल्व्स, टर्म ये प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस जो आपस में रिएक्ट ना करें, उसको हम प्योर सब्सटेंस मान सकते हैं। और फ्लू गैसेस कैन बी ट्रीटेड एज, कैन बी, देखो मैं होता एग्ज़ाम में तो इस क्वेश्चन को मैं बी मार देता, बट यूपीएससी ने इसका आंसर सी दिया है, यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी कह रहा है कि फ्लू गैस जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। मान लीजिए होमोजीनियस नहीं है, कोई गैस आपस में रिएक्ट करती होगी, ठीक है गाइस, तो इसको काट दीजिए। आप यूपीएससी के हिसाब से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट रीज़न हमें भी नहीं पता। कोई स्पेशल बुक हो इंडियन एडिशन की, अच्छे ऑथर की, किसी प्रोफेसर की, उसमें अगर मिले तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं। एयर ब्लास्ट इंजेक्शन इन डीजल इंजन कुड रिड्यूस एफिशिएंसी, ठीक है। एयर ब्लास्ट इंजेक्शन करोगे तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो सकती है। कैसे? देखो, एयर ब्लास्ट इंजेक्शन इन डीजल इंजन इज़ नॉट इंस्टेंटेनियस। हमें इंस्टेंटेनियस ब्लास्ट चाहिए डीजल इंजन में, कि फ्यूल इकट्ठा हो जाए और ब्लास्ट हो, नॉट बट हैपेंस व्हेन पिस्टन मूव्स आउटवर्ड, जब पिस्टन आउटवर्ड मूव कर रहा है विद इंजेक्शन वाल्व रिमेनिंग ओपन, इंजेक्शन वाल्व ओपन है फॉर वट एवर रीज़न। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये दो है, ठीक है गाइस, ये इंजेक्शन वाल्व है, और कह रहा है ये वाल्व ओपन है, तो फ्यूल साला डायरेक्ट बाहर नहीं चला जाएगा। अगर ये ओपन रहेगा तो फ्यूल लॉस होगा, और उससे एफिशिएंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये ए लग रहा है मुझे इसका आंसर, और ए ही है, ठीक है गाइस। तो मुझे आंसर्स भी याद हो गए हैं इन सब के। कह रहे यूज़ ऑफ नॉन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यूज़ ऑफ नॉन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यूज एज रेफ्रिजरेंट इन वेपर कंप्रेशन इम्प्रूव COP, सही है। इंक्रीज इन दिस कोफिशिएंट इज एट्रीब्यूटेड रिडक्शन इन वॉल्यूम। COP में देखा है कभी आपको वॉल्यूम? COP क्या होता है, टी लोअर रेफ्रिजरेशन में बाय
टी हाइयर माइनस टी लोअर, ये वर्क होता है, ये रेफ्रिजरेशन का इफेक्ट होता है, ये वर्क होता है। ठीक है गाइस, इसमें कहीं वॉल्यूम का रोल ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता इस सवाल के बारे में, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर सी मार दूंगा। ये एक स्टेटमेंट गलत मिल गया, समझ रहे हो गाइस, एक स्टेटमेंट गलत मिलते ही आंसर आ गया, उसको चेक ही नहीं करना है। यही तो ब्यूटी है एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की। समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो ब्यूटी। एक दवा है, मेडिकल स्टोर, दवा समझते हो, दवा, मेडिसिन, ये मेडिसिन है इस एग्ज़ाम में, आपका दर्द कम कर देगी, क्योंकि आपको जैसे ही एक स्टेटमेंट पता लगे आप दूसरा सही कर दोगे। तो डेफिनेटली मेडिसिन ही तो है, ईजिली आपका दर्द कम कर रही है। तो अब देखो नॉन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या, एजियोट्रॉपिक वो होते हैं जो जिनका जैसे मिक्सचर है, मतलब दो डिफरेंट रेफ्रिजरेंट को मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग हो रही है, जब उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो वो एजियोट्रॉपिक हो गया। और नॉन में नॉट सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है, मतलब डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे हैं। और जब डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं तो जब हीट एडिशन होता है तो वो प्रॉपर हीट एडिशन होता है, मतलब क्योंकि वो हीट एडिशन जो है वो एक्चुअली तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल ऐसे होता है। ठीक है गाइस, लेकिन एक्चुअल केस में हीट एडिशन में क्या होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, ऐसे कुछ वेरी करता है, ये भी वेरी करता है, फिक्स नहीं होता है। तो जब अगर अलग अलग टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट कर देंगे तो हीट एडिशन क्या होगा, एक प्रॉपर होगा एकदम, एफिशिएंसी कॉफिशेंट ऑफ बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होता है कि ये वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे हो जाएगा, मतलब ये नीचे और ये ऊपर, तो गैप क्या होगा, गैप डिक्रीज़ हो जाएगा। ये पहले भी पढ़ा है आपने, गैप डिक्रीज़ होगा तो वर्क डिक्रीज़ हो जाएगा, वर्क डिक्रीज़ हो जाएगा तो सीओपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सब कूलिंग और रेफ्रिजरेंट लिक्विड इंक्रीज दी सीओपी। देखो अब सब कूलिंग से सीओपी बढ़ता है, सब कूलिंग रिड्यूस नहीं। देखो अब समझाता हूँ इसको, ये है ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये देखो, ये केस है, ठीक है इस, अब एक क्या हो गया, आपने इसको थोड़ा सब कूल किया और फिर ले आए। अब देखो पहले था एक्स, ये पार्ट हो गया वाई, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको करते हैं, मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ। ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं वाई। पहले जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था वो एक्स था, अब जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो एक्स प्लस वाई है। तो जब अब सीओपी का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सीओपी होता है आर ई डिवाइडेड बाय वर्क। अब वर्क पे कोई इफेक्ट नहीं है, वर्क पहले भी इतना था अब भी इतना ही है, वर्क इज सेम, लेकिन आर ई इंक्रीज़ कर गया। जब आर ई इंक्रीज़ करेगा तो सीओपी बढ़ जाएगा। अब कह रहा है सब कूलिंग रिड्यूसेस द वर्क रिक्वायर्ड। अरे नहीं यार, वर्क का तो कोई रोल ही नहीं, वर्क सेम है, सेम। समझ रहे हो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम लार्जर द वैल्यू स्पेसिफिक मोर द सर्कुलेशन। देखो फ्लूइड से पता है, जब सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो पंप वर्क भी ज़्यादा होगा। ठीक है गाइस, तो ये फ्लूइड में पढ़ा है हमने, सर्कुलेशन मतलब मोर पंप वर्क। कह रहा हाइयर सर्कुलेशन रेट ऑफ पुअर एज वेल एज रिच सॉल्यूशन नीड। देखो लग रहा है इसको, बिकॉज लगा दो बीच में, बिकॉज कह रहे बिकॉज हाइयर सर्कुलेशन रेट ऑफ पुअर एज वेल एज रिच सॉल्यूशन नीड लार्जर प्रेशर ड्रॉप्स। सही बात है, प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा तो वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और वेपर एब्जॉर्प्शन तो VARS VCRS तो मोस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब 4-5 क्वेश्चन मान के चलिए इससे, 5 क्वेश्चन समझ रहे। इसमें कार्नोट और जोड़ दिए, VCRS में आ जाता है कार्नोट, रेफ्रिजरेशन वाला आइडियल साइकिल होता है। देखो आउटवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन डू रेस इनहेरेंटली। देखो रेस का मतलब होता है वेलोसिटी इंक्रीज़ करना। अब देखो जब फ्लो रेडियली आउटवर्ड जा रहा है और जो कौन सा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी आउटवर्ड लग रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। पानी पे एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, यही एक्सप्लेन कर रहा है इन आउटवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन द सेंट्रीफ्यूगल हेड इम्प्रेस्ड अपॉन द एग्जिटिंग लीड्स टू फ्लो इंक्रीज। सही है, दोनों सही है, ए है। समझ रहे हैं गाइस। अब आपने पावर का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, एक होता है V1² माइनस V2² बाई 2G, एक U2² माइनस U1² बाई 2G, और एक VR1² माइनस VR2² बाई 2G।
ये वाला पार्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल हेड। रेडियल फ्लो में ये पॉजिटिव आ जाता है जब बाहर की आउटवर्ड होता है, फॉर आउटवर्ड। इससे क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है गाइस, इतना डिटेल में समझा देता हूँ मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे पास भी टाइम की शॉर्टेज है, इतना नहीं बोल सकता मैं। सो डेफिनेटली आप एडजस्ट करिए, थोड़ा समझिए इसको, और डेफिनेटली सफिशिएंट है इतना, आप रिवीजन कर रहे हैं। रिगार्डिंग पावर ट्रांसमिटेड बाय क्लच गियर, ग्रेटर द स्पीड लोअर द टॉर्क। देखो क्लच हो कुछ भी हो, ये तो यूनिवर्सल है, टॉर्क इनटू ओमेगा पावर होता है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो टॉर्क कम होगा, पावर कांस्टेंट होती है, पावर एक्स्ट्रा थोड़ी, इंजन थोड़ी एक्स्ट्रा चलेगा। तो ये सही है पहला स्टेटमेंट। यार द क्लच इज क्लच इज प्लेस्ड ऑन लो स्पीड साइड। अरे नहीं भाई, क्लच को हम द क्लच इज प्ले, हाँ देखो अभी ये है पॉइंट, द क्लच इज प्लेस्ड ऑन लो स्पीड साइड टू ट्रांसमिट लार्जर टॉर्क। नहीं भाई ये गलत है, समझ रहे हो गाइस, ये आंसर इसका गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लच लो स्पीड्स में नहीं, लार्जर टॉर्क के लिए लगाते हैं, गलत है ये। हाई स्पीड साइड लगाते हैं हम, इंजन के पास लगाते हैं टॉर्क, इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में लगाते हैं क्लच, इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में लगाते हैं क्लच, वहाँ हाई स्पीड होती है, समझ रहे गाइस, इसलिए तो फ्रिक्शन वियर होता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इनटू सिलेंडर of the volume of air taken into cylinder of reciprocating air compressor less than the stroke volume of cylinder। देखो जो वॉल्यूम ऑफ एयर है टेकन इनटू रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर कंप्रेसर इज लेस देन, हाँ ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात कर रहा है। ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है टेकन इनटू द सिलेंडर वो लेस होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के। डेफिनेटली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 100% नॉट पॉसिबल, समझ रहे हो गाइस। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 90% के आसपास होती है, 90 to 95%, तो लेस होगा, सही है। जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो लेस देन स्ट्रोक वॉल्यूम है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, एक्चुअल बाय स्ट्रोक, ये लेस देन 1 होगा, तो ये यहीं से आ जाएगा, ये सही है। एयर दैट इज बीन कंप्रेस्ड टू क्लियरेंस वॉल्यूम एक्सपेंड्स टू लार्जर वॉल्यूम, सही है। अब देखो जब पिस्टन यहाँ तक पहुँच गया दो बॉल से, तो जो ये एयर, ये टॉप TDC है, अब ये जो एयर है यहाँ पर ये कंप्रेस्ड है ना। अब जब पिस्टन नीचे मूव करेगा तो दिस एयर विल एक्सपेंड, ये एक्सपेंड होगी पहले, जब ये एक्सपेंड होगी तो जब इस एयर का प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेयर हो जाएगा ना, तब तब जो है वो सक्शन स्टार्ट होगा, तो तब तक तो ये एक्सपेंड करेगा ना। हाँ, एयर दैट हैज़ बीन कंप्रेस्ड टू क्लियरेंस वॉल्यूम एक्सपेंड टू लार्जर इंडेक्स स्टॉक, सही है। और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, यही तो एक्सप्लेन कर रहा है एक्चुअल क्यों होता है, क्योंकि क्लियरेंस वॉल्यूम होता है एक्स्ट्रा, उसमें एयर कंप्रेस होकर पड़ी रहती है। देखो प्रोवाइडिंग रीहीट इन द रिएक्शन वुड इंक्रीज, देखो मे लिखता ना मे, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन ये गलत है। ये डिक्रीज़ भी कर सकता है, इंक्रीज़ भी कर सकता है। रीहीट रिड्यूसेस स्टीम पे, तो सही है, हीट को प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। देखो रीहीट में क्या होता है, ये होता है, ये ऐसे गया ऐसे गया, नहीं नहीं हाँ क्या, हाँ सुपर हीट किया, वर्क आउटपुट आया, फिर ये देखो गाइस मैं दोबारा बना देता हूँ, जल्दी से जल्दी बना देता हूँ। देखो गाइस ये है, ये ऐसे गया, ये है, ठीक है, रैंकाइन साइकिल। रीहीट में क्या है, हमने इसको यहाँ किया, थोड़ा एक्सपेंड किया, और दूसरे पेन से बनाता हूँ रीहीट, इसको एक्सपेंड करके यहाँ ले आया हमने, और फिर हमने इसको वो किया, तो ये जो दोबारा हम उसको बॉयलर, ये रीहीट साइकिल होगी। अब जो अगर मान लो ये जो इसने मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ये अगर इंक्रीज़ करेगा तो सही है, तो वर्क आउटपुट बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन मीन टेम्परेचर ऑफ एडिशन डिक्रीज़ करेगा तो एफिशिएंसी घट जाएगी, अगर इंक्रीज़ करेगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये देखो वर्क क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी के वर्क आउटपुट बाय क्यू इनपुट, देखो दोनों चीज़ बदल रहा है, एक्स्ट्रा क्यू इनपुट हो रहा है और एक्स्ट्रा वर्क आउटपुट भी आ रहा है, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। ठीक है गाइस, ये गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ठीक है, टफ क्वेश्चन था ये। हीट कैरिड अवे बाय हॉट गैसेज इन चिमनी ड्रॉट इज़ मच ग्रेटर देन द वर्क रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग द सेम गैसेज थ्रू द हाइट ऑफ चिमनी, यट आर्ट, ये सही है। भाई हीट जो
जो फ्लू गैसेस होती हैं, जो फ्लू गैसेस होती हैं उनमें काफ़ी हीट बहुत होता है, वो चिमनी से बाहर निकल जाता है। ठीक है गाइस, चिमनी ऐसी होती है ना, चिमनी से बाहर निकल जाती है, क्योंकि आर्टिफिशियल ड्रॉट लगाने के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत चाहिए, एज वेल एज इनिशियल कॉस्ट भी बहुत चाहिए। भाई जो फ़ैन लगाओगे, ये फ़ैन कॉस्टली होते हैं, पैसा ज़्यादा ज़रूरी है हीट से। हीट तो फिर कोयला जला के निकाल लेंगे, पोल्यूशन होगा कोई बात नहीं, लेकिन पैसा कहाँ से लाओगे? कोई किसी को क्या फ़र्क पड़ता है पोल्यूशन से? सबको तो पैसा चाहिए। लेकिन अब गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट है। देखो, ओवरऑल कंबस्शन एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल ऑयल बेस्ड प्लांट इज़ लेस। अब देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। कंबस्शन फ्यूल ऑयल बेस्ड की जो कम एफिशिएंसी होती है कोयल से, वो कम होती है। देखो क्यों होती है? फ्यूल ऑयल कंटेन्स कंपेरेटिवली लार्जर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विच प्रोड्यूस मॉइस्चर। उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है तो H2O बनाएगा, वो H2O बनाएगा तो एफिशिएंसी घट जाएगी, कंबस्चन की एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी नहीं बोल रहा, कंबस्चन, बर्निंग एफिशिएंसी। सही है, ए हो जाएगा इसका आंसर। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है गाइस। देखो, प्रॉक्सीमेट एनालिसिस कर, अरे यार नहीं, बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है इसके लिए यार। प्रॉक्सीमेट एनालिसिस तो ये देखो, अब दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, ये गलत होगा। प्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल गिव्स मॉइस्चर, हमें मॉइस्चर देता है, वोलेटाइल मैटर देता है, फिक्स्ड कार्बन देता है, ऐश देता है। सही है, समझ रहे हो गाइस? ये प्रॉक्सीमेट एनालिसिस इसके लिए किया जाता है कि मॉइस्चर कितना है, वोलेटाइल मैटर कितना है, कार्बन कितना है, ऐश कितना है, जो बंट होकर निकल रहा है फ्लू गैस में। ठीक है गाइस, कोल में, सॉरी। तो ये गलत है, ये सही है। कोल की गई जाती है प्रॉक्सीमेट एनालिसिस, बॉम्ब कैलोरीमीटर एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस होता है एक, उसको भी पढ़ लेना गाइस। इसमें कंटेंट भी निकल जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, तो उससे ड्यूगोंग मेथड होता है, कुछ होता होगा, छोड़िए आप, ये करिए, उससे कैलोरी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, वाटर एंटरिंग इनटू कंडेंसर फ्रॉम कूलिंग टावर हैज़ मच डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़। ठीक है, कूलिंग टावर से जो वाटर आता है, देखो कूलिंग टावर में क्या होता है, एयर नीचे से आता है और वाटर ऊपर से आता है। मतलब यहाँ फ़ैन होता है, स्प्रेयर होता है, उससे हम वाटर स्प्रे करते हैं, तो एयर और वाटर का मिक्सचर हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है तो डिज़ोल्व तो होगा ही ना, डिज़ोल्व गैसेज होंगी। सही है। कह रहे हैं, इन क्लोज कूलिंग सिस्टम वाटर कंटिन्यूसली एरेटेड, वाटर को एरेटेड किया जाता है, यही एरेटेड हो रहा है ना, एरेशन। एरेटेड का वर्ड का मतलब ही क्या है? एयर एडिशन। ठीक है, एयर में उसको एरेट किया जा रहा है, भिगाया जा रहा है, ये एरेटेड हो रहा है। समझ रहे गाइस? तो एरेटेड, तो उससे क्या है, अबंडेंट डिजॉल्व ऑक्सीजन इन दिस। सही है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, समझ रहे गाइस? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए बी में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है यार, कोई बात नहीं यार, सबको रहता है। देखो, पैरानोमीटर इज़ यूज टू मेजर डिफ्यूज सोलर रेडिएशन बाय ब्लॉकिंग डायरेक्ट। देखो, अजीब लग भी रहा है कि क्यों करता है, क्योंकि ब्लॉक कर रहा है डायरेक्ट रेडिएशन विद, लग रहा है कि यहाँ एक्सप्लेन भी किया है इसने, तो ये सही होगा। देखो, पैरा हीलियोमीटर, इसकी जगह बीम भी हो सकता है, मतलब ये लगता है इसको गलत किया होगा जानबूझ के। हीलियो में हीलियो ट्यूब होती है, एक लंबी ट्यूब होती है, उसमें बीम जाता है, उसको बीम से माना जाता है। या पैरानोमीटर में एक डिश होती है, यहाँ पे रह जाती है, फिर सबको एक हटा के बस एक डिफ्यूज़ रेडिएशन, टोटल रेडिएशन दोनों नाप लेते हैं। समझ रहे गाइस? देखो, डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड मटेरियल गुड कीप रेजिस्टेंस। सही बात है, जब डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड होता है तो स्ट्रेस कम होते हैं ग्रेन बाउंड्रीज में। डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड मटेरियल जो होता है मे बी लोडेड सो दैट देर इज़ नो शेयरिंग स्ट्रेस। देखो, स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस ग्रेन बाउंड्रीज पे। सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ये मतलब जो मैं आंसर दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ, आप इसी को समझ सकते हैं। देखो, आइडल मटेरियल फॉर शाफ्ट इज़ कास्ट। नहीं यार, कास्ट आयरन की शाफ्ट थोड़ी होती है, कास्ट आयरन का तो लेथ बेड वगैरह यूज़ करते हैं, लेथ मशीन का जो बेड होता है ना, वो कास्ट आयरन का होता है। ये का शाफ्ट तो यार, पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट में कोई डक्टाइल मटेरियल यूज़ होगा ना, जिसकी एंडोरेंस लिमिट ज़्यादा हो, फटीक होगा इसमें। समझ रहे हो गाइस? तो फटीक केस में हमें एंडोरेंस लिमिट ज़्यादा चाहिए, एलॉय यूज़ करेंगे हम उसका। कास्ट आयरन में कंप्रेशन रहा, सही बात है, कास्ट आयरन इस ये ब्रिटल होता है, कास्ट आयरन जो है ब्रिटल होता है, ब्रिटल इज़ स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन।
ठीक है गाइस, स्ट्रॉग इन कंप्रेशन। देखो हार्डनेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, जॉमिनी एंड क्वेंच टेस्ट, ये कई बार एग्जाम में आया है, याद कर लीजिए। हार्डनेबिलिटी, जॉमिनी एंड क्वेंच टेस्ट, हार्डनेबिलिटी टेस्ट, सही है स्टेटमेंट। हार्डनेबिलिटी कर्व्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एनी गिवन आइटम ऑलवेज डेवलप द सेम माइक्रोस्ट्रक्चर, सही है। हार्डनेबिलिटी टेस्ट में सेम माइक्रोस्ट्रक्चर निकलता है, दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है गाइस। देखो ये बता रहा है हार्डनेबिलिटी टेस्ट में एक अजम्पशन, इसमें दे रहा है एक अजम्पशन, और इसमें दे रहा है कि जॉमिनी टेस्ट यूज़ किया जाता है। अब एजम्पशन का रीज़न नहीं दिया है, इसलिए बी है गाइस, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें यही किया जाता है कि मटेरियल होता है, उसको हम क्वेंच करते हैं यहाँ से नीचे से, और फिर कितने कितने देर मार्टिनसाइड फॉर्मेशन की लेंथ नापते हैं, फिर हार्डनेबिलिटी कर्व बनाते हैं, उससे हार्डनेबिलिटी नापते हैं, ठीक है गाइस। इतना जानना बहुत है आपके लिए। कैम्स यूज्ड इन हाई स्पीड एप्लीकेशन, हाई स्पीड एप्लीकेशन है शुड हैव डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कर्व्स इन कंटिन्यूटी। हाँ, कंटिन्यू जर्क नहीं होना चाहिए, जर्क होगा तो फिर वो ख़राब कर देगा मशीन को। देखो, एब्रप्ट चेंजेस इन दोस कर्व विल कॉज हाई कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस एट बियरिंग्स एंड मेक ऑपरेशन नॉइजी, सही बात है, ये आंसर है इसका, उसका बी था, ठीक है। अब देखो, रेजोनेंस इज ए स्पेशल केस ऑफ, मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ इसको। रेजोनेंस इज ए स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इन विच द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी इज सेम। रेजोनेंस का मतलब क्या है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन, वही तो बोल रहा है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है इम्प्रेस्ड फ्रीक्वेंसी, वैसे है, और उसमें एम्पलीट्यूड इन्फानाइट हो जाता है, नीचे हो जाता है ना, समझ रहे हैं। एम्पलीट्यूड का फार्मूला 1/2 ज़ीटा करके, वो समझ लो गाइस। तो जो R1 होता है वो वाला फार्मूला है यार, F0/S √1 माइनस R का स्क्वायर ओमेगा/ओमेगा एन का स्क्वायर इस 2 ज़ीटा ओमेगा/ओमेगा एन का स्क्वायर। जब ये R1 हो जाएगा तो ये पार्ट 0 F0/S 2 ज़ीटा, ये हो जाएगा ना एम्पलीट्यूड। इसको F0/S को आप कुछ भी कह लीजिए, 2 जीटा हो जाएगा, जीटा के ऊपर जीटा 0 हो गया, इन्फानाइट हो जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन बॉडी इंक्रीज विद, नहीं। देखो इसमें अब ओमेगा कह रहा है, ठीक है गाइस। अब देखो मैं बताता हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नली इम्प्रेस्ड फोर्स। देखो वेरी करेगा, डिपेंड करेगा ये ओमेगा पे, जीटा पे। इसका एम्पलीट्यूड का आपने कर्व भी अजीब सा पढ़ा होगा कि 1 पे अलग होता है, √2 पे अलग होता है, जो इसका मैग्नीफिकेशन फैक्टर वाला जो कर्व होता है उसको पढ़ लेना। तो डायरेक्ट उसमें ये डायरेक्ट चेंज नहीं होता, सी हो जाएगा इसका आंसर। वेरी करता है अलग अलग वैल्यू पे, अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। कह रहा है ऑल तो हमने पढ़े भी नहीं है, ऑल नॉन रिवर्सिबल नहीं यार, कैसे रिवर्सिबल हो सकता है, कुछ तो होंगे नॉन रिवर्सिबल, हमें नहीं पता ना यार, हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन ऑल एक आध भी अगर एक आध केस भी ऐसा अगर आ गया जिसमें नॉन रिवर्सिबल होगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसने ऑल लिखा है, सीधा डी हो जाएगा इसका आंसर। सेम डिफरेंट मटेरियल के होते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, वो तो अलग अलग केस हो सकते हैं, और सेम मटेरियल होंगे तो कहीं कुछ कोई टूट जाए, कुछ जो भी है। वैसे एक गलत पता लग गया तो आंसर आ गया। कह रहे देर इज़ नो बैलेंसिंग, देर इज़ नो, देखो एक्सट्रीम सेंटेंस, कोई बैलेंसिंग मेथडोलॉजी, अरे पार्शियल बैलेंसिंग करते तो हैं, बट देखो अब यही इसमें कैच है। कह रहा है सही पार्शियल बैलेंसिंग करते हैं ना, याद आ गया मुझे, पार्शियल मतलब 100% बैलेंस करने का कोई तरीका नहीं है, सही बात है ये। बैलेंसिंग ऑफ डायनेमिक फोर्स इज अचीव मोस्टली बाय रिसोर्टिंग मल्टी सिलेंडर कंसेप्ट। हाँ, मल्टी सिलेंडर कंसेप्ट को इम्प्लॉय किया जाता है इसमें, तभी बैलेंसिंग होती है, तो इसी को एक्सप्लेन भी कर रहा है, मतलब कोई तरीका नहीं है तो हम ये करते हैं, भी हो सकता है इसका। तो यही इन क्वेश्चनों में डाउटफुल रहता है। कई कोचिंग वाले तो इसको क्या दे रहे हैं, कई वाले इसको वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, डी दे रहे हैं, बट ठीक है, डाउटफुल क्वेश्चन है ये मान के चलिए डाउटफुल क्वेश्चन है। देखो, 2 सर्कुलर डिस्क ऑफ इक्वल मास सेम है और थिकनेस सेम है, विल हैव सेम मोमेंट, अरे यार मास सेम है, थिकनेस सेम है, मटेरियल अलग है। देखो m के स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। डेंसिटी मास क्या होगा, डेंसिटी एरिया वॉल्यूम इनटू थिकनेस, ठीक है गाइस।
अभी ये कह रहा मास सेम है, तो डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी एरिया इंटू थिकनेस। अब देखो थिकनेस भी सेम है, अब ρ1 A1 ρ2 A2। अब एरिया थोड़ी सेम है, अगर डेंसिटी अलग हो जाएगी, मटेरियल डिफरेंट है, तो एरिया अलग हो जाएगा, एरिया अलग हो जाएगा तो के अलग हो जाएगा, तो के अलग हो जाएगा तो आंसर अलग हो जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो गया, तो आंसर डी हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। हाँ, ये नहीं लिखा इसने कि इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास अगर मतलब जैसे यहाँ पे मास अगर ज़्यादा होगा, यहाँ मास ज़्यादा होगा दूर, तो आई ज़्यादा होगा। ठीक है गाइस। स्पीड ऑफ गवर्न वाटर टर्बाइन विल रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्ड। सही बात है। गवर्निंग का मतलब ही क्या है मतलब है कि स्पीड को हम कांस्टेंट कर रहे हैं। इन गवर्निंग वाटर सप्लाई इज रेगुलेटेड टू मेंटेन द स्पीड कांस्टेंट। हाँ, वाटर सप्लाई रेगुलेट किया जाता है कि स्पीड को कांस्टेंट रखा जाए। ये है इसका आंसर। देखो कई बार क्या होगा ना, आपको लगेगा कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट गाइज अगर उससे रिलेटेड भी है ना, अगर उससे कोई चीज़ रिलेटेड भी है तो भी आंसर ए होता है। ठीक है गाइज। देखो इन शुगर केन क्रशिंग द फिट बिटवीन कास्ट रोल एंड फोर स्टील इज इंटरफेरेंस टाइप। सही बात है। इंटरफेरेंस टाइप होगा तभी तो हम पावर ट्रांसमिशन करेंगे, समझ रहे गाइस, क्रश कर पाएंगे। कह रहा है दिस हेल्प्स इन रिमूविंग द रोल फ्रॉम शाफ्ट व्हेन एवर नॉट। अरे ये देखो जानबूझ के नॉट लगाया है, अब बिना नॉट के पढ़िए। दिस हेल्प्स इन रिमूविंग द रोल फ्रॉम शाफ्ट व्हेन एवर नीडेड। जब भी ज़रूरत होगी तो उसको हम निकाल सकते हैं। नॉट नीडेड ऐसी कहाँ है यार, कहीं होता भी है नॉट नीडेड, ही गलत हो गया। सी हो गया इसका आंसर, सी। ठीक है गाइस। थिकर सेक्शन ऑफ कास्टिंग टेक लॉन्गर टाइम टू सॉलिडिफाई देन थिनर। सही बात, थिक होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, थिन जल्दी जल्दी ठंडा होगा। कोई भी पतली चीज़ आप देख लीजिए जल्दी ठंडी होती, और कोई थिक मोटी चीज़ है वो लेट लेट ठंडा होगी। तो मतलब बेसिक कॉमन सेंस है। कह रहे थिकर सेक्शन में रेसिडुअल स्ट्रेस होते हैं, हो सकते हैं थिकर में रेसिडुअल स्ट्रेस, दोनों में हो सकते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यूपीएससी ने इसका आंसर शायद ए दिया है, आप एक बार देख लेना। तो मेरे हिसाब से बी होगा, यूपीएससी के हिसाब से ए है। ठीक है गाइस। सैंड विद ग्रेन्स ऑफ यूनिफॉर्म राउंड शेप इज प्रेफर। नहीं, गलत। यूनिफॉर्म राउंड शेप होगा। देखो दो यूनिफॉर्म राउंड शेप लगाओगे तो वॉइड ज़्यादा होगा, वॉइड ज़्यादा होगा तो एयर निकल जाएगी सारी, तो गलत है। वो वॉइड हमें कम करना होता है, ज़्यादा मतलब मीडियम वॉइड होना चाहिए, बट इतना नहीं कि पानी भी निकल जाए उसमें। समझ रहे हो गाइस। वॉइड मतलब वॉइड शुड बी नॉट दैट मच, should be in limit. If grains are large and regular in shape, the air venting property of mold prepared with them would be better. हाँ, एयर वेंटिंग यही तो हमने पढ़ा, एयर वेंटिंग ज़्यादा होगा रेगुलर में। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखो बार चार्ट्स इन अ टाइम डायमेंशन द प्लांट, बार चार्ट प्लॉट्स इन द टाइम, बार चार्ट जो है बार चार्ट प्लॉट्स इन टाइम डायमेंशन द प्लांट परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। अच्छा, वेरियस एक्टिविटीज़ का प्लांट परफॉर्मेंस कुछ बता रहा होगा, ठीक है। वन एडवांटेज ऑफ बार चार्ट इज़ द इंटर सीक्वेंस एंड लिंकिंग। अरे यार इंटर सीक्वेंस बार चार्ट, इसमें इंटर सीक्वेंस पता चल रहा है क्या? मतलब एक ग्राफ है, ये बार चार्ट्स हैं कुछ, मतलब पता नहीं मुझे क्या होते हैं बार चार्ट, जो भी है। लेकिन इंटर सीक्वेंस तो यार सीपीएम वगैरह में होता है यार, सीपीएम पार्ट, समझ रहे हो गाइस, जिसमें हम एक्टिविटी ये सब बनाते हैं, ये ऐसे करके ये है, इसके बाद ये है। अरे यार ये सिंपल ग्राफ में कैसे बताएंगे, ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। मुझे इतना नहीं, क्वालिटी में पढ़ते हैं हम यार, ये क्वालिटी इंजीनियरिंग। ठीक है गाइस, तो ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है 2017 का, और हम इसके बाद 2018 का शुरू करेंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टाइम 2018 का शुरू करेंगे हम, जब भी करेंगे। और बहुत मज़ा आया पूरा पेपर सॉल्व करके, इतनी नॉलेज इंक्रीज़ हो गई मेरी, तो अच्छी प्रैक्टिस हो गई। आप भी मेरे साथ क्या करिए, कॉपी खोलिए, क्वेश्चन जैसी आए आप मेरे साथ सॉल्व करिए। बीट मी इन स्पीड, मुझे स्पीड में बीट करने की कोशिश करिए। और अगर आप मेरे से पहले आंसर निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब यू आर एन राइट ट्रैक, आपकी डेफिनेटली टॉप 10 या टॉप 20 में रैंक आएगी। लेकिन अगर आप मेरे को बीट नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा, तो भी आप, मैं निराश नहीं होना, यू आर स्टिल ऑन, बट यू आर स्टिल ऑन राइट पाथ कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपके आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, पॉज कर दीजिए वीडियो। अगर आपका, जैसे मैंने पहले आंसर निकाल दिया, पॉज कर दीजिए, आप कंटिन्यू करिए अपने मेथड से और आंसर निकालिए। यही अगर आपका आंसर आ गया तो तो गुड,
आपको सिर्फ स्पीड पे काम करना है। देन देखो आंसर आ रहा है तो स्पीड इंक्रीज़ करिए, स्पीड पे काम करिए। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो फिर आपको स्पीड तो दूर की बात है, देन यू हैव टू वर्क ऑन कंसेप्ट। फिर आप कंसेप्ट पे वर्क करिए, ठीक है गाइस। फॉर्मूले याद करिए, प्रोसेस यही है, समझ रहे हो गाइस। सबसे पहले कंसेप्ट, फिर फार्मूला, फिर आंसर भी आएगा, फिर आंसर आएगा, फिर स्पीड बनेगी। समझ रहे हो, मेरा तो यही क्लोज लूप गाइस। कंसेप्ट, इसको फॉलो करिए, कंसेप्ट, उसके बाद आएगा आपका फार्मूला। कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, समझ रहे हो गाइस। दूसरा पेन ले लेते हैं। फिर आएगा फार्मूला, फिर आएगा आपका आंसर न्यूमेरिकल में, फिर आएगा आपका स्पीड। स्पीड आएगा तो कंसेप्ट और पक्के होंगे, और पक्के होंगे, फार्मूला और अच्छा आ जाएगा, तो एक क्लोज लूप बन जाएगा गाइस। विशियस साइकिल हो जाएगी, बेटर विशियस साइकिल, बेटर। एक विशियस साइकिल उसमें भी होती है पॉवर्टी की, लेकिन ये बेटर हो जाएगी, समझ रहे हैं गाइस। तो थैंक यू, यही एंड करते हैं हम इस वीडियो को। उसके बाद 2018 पे और बातें करेंगे और मज़ा आएगा, साथ में सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।